अच्छा, लेक्चर 6 कर रहे हैं। जहाँ से रह गया था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का आपके आगे। अंडर सेक्शन 103 ऑफ आईपीसी, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी extends to causing the death if the offense is mischief per se, robbery per se, theft per se, all of the above. सोचो क्या होएगा, सारे आंसर करो। देखो, क्या कोई थेफ्ट करने पर किसी को मार सकते हैं? नहीं। थेफ्ट करने पर देखो, एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। अगर कोई प्राइवेट डिफेंस है, प्राइवेट डिफेंस में क्या कोई किसी को डेथ कॉज कर सकता है? थेफ्ट में वो डेथ कॉज नहीं कर सकता। मिसचीफ में नहीं कर सकता। अगर मिसचीफ बाय फायर है तब वो कर सकता है। तो रॉबरी इज़ द राइट आंसर। जिसने भी यहाँ पे रॉबरी दिया है वो बिल्कुल सही बोला है, जैसे कि हिमाक्षी वीरेंद्र। तो बी बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो अगर कोई आप डेथ कॉज कब कर सकते हो किसी की? आप डेथ कॉज किसी की तभी कर सकते हो प्राइवेट प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई रॉबरी करता है या फिर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करता है, मिसचीफ बाय फायर करता है, ये जैसे फायर है, ठीक है, या फिर थेफ्ट, मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास अगर वो करता भी है तो उसको ये लगता है कि मेरे साथ कि जो है मेरी डेथ हो जाएगी। अगर कोई उसके साथ ये सब कर भी रहा है, थेफ्ट, मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास, एप्रीहेंशन है कि उसकी डेथ कॉज हो सकती है, तब वो उनको मार सकता है, या फिर ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा वो, तब जाके डेथ कॉज कर सकता है। नहीं तो एज इट इज़ कोई ये डेथ कॉज करने का ग्राउंड नहीं है। चलो, स्मिथ वर्सेस डेसमंड is a leading case on rape, extortion, sedition, criminal conspiracy. Smith versus Desmond. चलो मैं इसके आपको फैक्ट्स बता देता हूँ, उससे जज कर लेना क्या होना चाहिए। इस केस में क्या होता है, एक बेकरी होती है, देशमंड जाता है, वो एक बेकरी को रॉब कर लेता है और वहाँ पर क्या कहते हैं, एक वॉचमैन होता है, ठीक है, बेसिकली, एंड एक इंजीनियर होता है। उन दोनों के वो हाथ पैर बांध देता है और उनकी आंखों पर पट्टी लगा देता है और वहाँ से जो बेकरी है, बेकरी से सारे के सारे पैसे जो है वो अपना उठा लेता है, ठीक है। तो बेकरी से जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे वहाँ से उठा लेता है। तो अब ये बताओ कि यहाँ पर क्या लगाओगे इनमें से? ये जो केस है इसमें वैसे आंसर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, पर कोर्ट ने कहा था कि उनकी आंखों के आगे जो ये चोरी कर लेता है ना, मतलब उनकी आंखों के आगे सारा सामान उठा लेता है, इट इज़ बेस्ड ऑन रॉबरी।
ठीक है, ये जो केस है इट इज़ बेस्ड मोर ऑन रॉबरी देन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, पर सही आंसर इसका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आएगा। चलो वेरी गुड, डी। ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलो, इन द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन इंडियन पिनल कोड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? 405, 402, 404, 401। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। 405 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 में दिया हुआ है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसिस मेंसरिया इज नॉट अ रिक्विसाइट, इनमें से किस ऑफेंस में मेंसरिया की जरूरत नहीं होती? बताओ। देखो, किडनैपिंग जो होता है वही एक ऐसा ऑफेंस है जहाँ पर, सही आंसर दे रहे हो सब के सब, कि हमें मेंसरिया की ज़रूरत नहीं होती, मतलब एक गिल्टी माइंड की ज़रूरत नहीं होती। नो नीड ऑफ गिल्टी माइंड, खाली मेंसरिया ही किडनैपिंग में। ठीक है, यहाँ पर आपको बेसिकली किसकी कंसेंट लेनी पड़ती है? आपको कंसेंट लेनी पड़ती है लॉफुल गार्डियन की। ठीक है, वो मटेरियल होती है। आप ये कहो कि मैं गलती से किडनैप कर लिया, वो कोई बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेंशन जो है किडनैपर की वो इममटेरियल है, कि वो किडनैप करना चाहता था या नहीं करना चाहता था। किडनैपिंग में गार्डियन की कंसेंट जो होती है वो लॉफुल या अनलॉफुल बनाती है आपको। तो अगर आप किसी माइनर को लॉफुल गार्डियन की कस्टडी से बाहर लेकर जा रहे हो विदाउट हिज कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना, उसकी मर्जी के बिना अगर आप उसे बाहर लेकर जा रहे हो तो आप किडनैपिंग कर रहे हो। और किडनैपिंग में आपका जो मेंसरिया है इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, तो किडनैपिंग में मेंसरिया इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। नेक्स्ट है, इफ द ऑफेंडर is armed with deadly weapons at the time of attempting dacoity, he is liable to be punished with rigorous imprisonment for 7 years, rigorous imprisonment up to 7 years, rigorous imprisonment or not exceeding 5 years. ठीक है, none of the above। सेक्शन का नाम भी बता देना फटाफट। ठीक है, वेरी गुड, सही आंसर भी दिया है सबने। और वीरेंद्र और जागृति वेरी गुड, सेक्शन का नाम भी पता है आप दोनों को। वेरी गुड बोथ ऑफ यू। ठीक है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू ऑफ एटलीस्ट 7 years। चलो, A was attempting to kill a deer in a sanctuary. While doing so, the gunshot hit a man who died instantly. ए जो था वो डियर को मारना चाहता था सेंचुरी में। जब वो ऐसा कर रहा था एक गन जो थी वो निकल कर लग गई एक मैन को, जो कि उसी टाइम मर जाता है। ए इज़ गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, ग्रीवियस हर्ट, नन ऑफ द अबव।
डी बोल रहे हो तो डी के साथ कोई सेक्शन भी रिलेट कर दो अगर कर सकते। ठीक है। 81 वैसे वीरेंद्र नेसेसिटी है। क्या यहाँ डियर को मारना कोई नेसेसिटी? वेरी गुड। 80। तो इस सेक्शन में सेक्शन 80 जो है ये हमें कहता है, ये एग्जेम्प्ट करता है इनोसेंट किसी पर्सन को। ठीक है, अगर वो मान लो उसने कोई एक्सीडेंट का यहाँ पर डिफेंस मिलता है। ठीक है, नन ऑफ द अबव है इसका आंसर, कि अगर कोई पर्सन से एक्सीडेंट हो जाता है तो सेक्शन 80 में हमें बेनिफिट मिल सकता है। जनरल एक्सेप्शन है, वहाँ कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती किसी पर्सन की भी। और अगर कोई पर्सन ने इनोसेंटली या फिर लॉफुल मैनर में अगर वो कोई काम कर रहा था और उसको नहीं पता कि कोई ऐसा रिजल्ट हो सकता है मेरे साथ, तो वो पनिशेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द सेक्शन 80। ठीक है, तो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है जो कि बिना इंटेंशन के आपने करा, या फिर उसके कॉन्सिक्वेंस जो थे वो प्रोबेबल नहीं थे, कि किसी प्रूडेंट मैन को सोच भी सकता था कि मेरे साथ ये काम हो जाएगा, कि मैं गलती से किसी की जान ले लूँगा या कोई काम एक्सीडेंट कर रहा हूँ, देन ही इज़ नॉट गिल्टी। पर इस सिचुएशन में ही इज़ लायबल अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर कभी मेंस में ऐसी लिख के आ जाए तो एंड में एक लाइन लिख देना। ठीक है, क्या जाता है? चलो, द मैक्सिम इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन excusat means ignorance of law is no excuse, ignorance of fact is no excuse, ignorance of law is an excuse, या ignorance of fact is an excuse। ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है, और ये मैक्सिम अपनी ज़िंदगी में भी लागू कर लो कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है, तो पढ़ाई करा करो। चलो, इन फैंसी एज एन एक्सेप्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 80, 81, 82, 84। इन फैंसी, वीरेंद्र जागृति और, ठीक है, वेरी गुड। 82 इज़ द करेक्ट आंसर। इन फैंसी की जो एक्सेप्शन है सेक्शन 82 में दे रखी है, डोली इनकपैक्स। कल भी हमने डिस्कस कर लिया था वैसे इसको डिटेल में, कि 7 साल या 7 साल से कम का बच्चा जो होता है, ही इज़ डोली इनकपैक्स। इररिजिस्टिबल इम्पल्स इज़ अ डिफेंस इन इंडिया, इन इंग्लैंड, बोथ इंडिया एंड इंग्लैंड, या नीदर इन इंडिया नीदर इन इंग्लैंड। वेरी गुड, नीदर इन इंडिया
nor in England. Very good both of you. चलो, abettor is a person who commits the offence, who instigates the commission of offence, against whom the offence is committed, who is innocent. ठीक है, सारे आंसर करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, अगर करोगे तभी आपको याद भी रहेगा सबको। शाबाश शाबाश, 108। हु इंस्टिगेट्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, वेरी गुड। अबेटर इज अ पर्सन, अबेटर एक वो पर्सन होता है जो सामने वाले को कहता है कि मार उसको मार, मतलब कि ए मान लो कि बी को इंस्टिगेट करता है कि सी का मर्डर कर दे, तो ए इज़ द बेटर, ठीक है, सामने वाले को मारने के लिए उकसाना। हु इंस्टिगेट्स मतलब उकसाना किसी को कि मर्डर कर दो। चलो, नेक्स्ट है 10 persons were charged for the offence under section 302 149, out of which 6 persons were acquitted. The remaining 4 cannot be convicted for the offence under section 302 149 of IPC, या cannot be convicted for offence under section 302 of IPC, या cannot be convicted for the offence under section 149 of IPC, all of the above. ध्यान से सोच के आंसर करना है। करो आंसर सब। 10 लोग जो थे उनको चार्ज किया गया 302 में। 302 क्या होता है? हत्या के लिए। और 149, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि उसमें से 6 पर्सन जो हैं वो एक्विट कर दिए गए, 6 पर्सन को छोड़ दिया गया। तो द रिमेनिंग 4 कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 302 149, कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC, या कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 149 IPC, या ऑल ऑफ द अबव। इसमें ना देखो, जब हरियाणा की आंसर की आई थी इस पेपर में, उन्होंने आंसर इसका ए दे रखा था उस टाइम, ठीक है, पर ये इसका आंसर ना ए नहीं होना चाहिए, इसका आंसर सी होना चाहिए। बिकॉज 302 में तो उसे हम कन्विक्ट कर ही सकते हैं ना, बाकी 4 पर्सन को हम किस में नहीं उसको कन्विक्ट कर सकते, हम उसको 149 में नहीं कन्विक्ट कर सकते, क्योंकि 149 की प्री कंडीशन क्या है कि सेक्शन 141 होना चाहिए उसमें, मतलब अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए अगर आपको किसी को किसी पर्सन को कन्विक्ट करना है 149 में। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स 5 चाहिए होते हैं उसमें अनलॉफुल असेंबली में, और अनलॉफुल असेंबली में अगर मिनिमम पर्सन 5 चाहिए, जहाँ तो 4 रह गए हमारे पास, तो 149 में उनको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। चलो, in the context of exception of grave and sudden provocation, which of the following is correct? Provocation should not be voluntary provoked by offender. Lawful exercise of the right of private defense does not give provocation. Lawful exercise of powers by a public servant in obedience to the law does not amount to provocation, या all of the above।
ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के लिए इनमें से क्या करेक्ट नहीं है? प्रोवोकेशन शुड नॉट बी वॉलंटरी प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर। जो ऑफेंडर है उसने वॉलंटरी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया है? नहीं दिया होना चाहिए। ठीक है। लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डज नॉट गिव प्रोवोकेशन। कि अगर हम अपना प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहे हैं लॉफुली, वो प्रोवोकेशन नहीं है। क्या ये करेक्ट है? यार लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय पब्लिक सर्वेंट इन ओबीडियंस ऑफ लॉ डज नॉट अमाउंट टू प्रोवोकेशन। डी इज द करेक्ट आंसर। डी होएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। Grave and sudden provocation is a question of fact, question of law, mistake of question of fact and law, presumption under law. क्या है ये? यस, वेरी गुड, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। जो प्रोवोकेशन होता है ये एक्ट होता है या फिर एक सीरीज ऑफ एक्ट होता है जो कि एक डेड मैन इसमें करता है एक्यूज के साथ। ठीक है, और उसको कोई भी रीजनेबल मैन को अगर हम ऐसा करते तो उसको गुस्सा आ जाता, उसका टेम्परेरी लॉस हो जाता, सेल्फ कंट्रोल खो जाता। ठीक है, वो एक सडन पैशन में आता, हीट ऑफ पैशन में आके वो उसे मार सकता है। ठीक है, तो एक इसमें ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ठीक है, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीपीसी कल स्टार्ट हो गया। जिसने अटेंड नहीं करा वो यूट्यूब पे देख लो, एक ही लेक्चर यूट्यूब पे डाला है और अभी मेरा पेड बैच है, वो सारे लेक्चर नहीं डालूँगा यूट्यूब के ऊपर। ज्वाइन करना है मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। आईपीसी भी स्टार्ट हो रहा है आज से। ठीक है, अगर किसी को आईपीसी में आना है तो आईपीसी भी ज्वाइन कर सकता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट? लिक्विडेटर, सिविल जज, मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस या सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोचो सोचो, इसमें से क्या एक पब्लिक सर्वेंट नहीं है? ठीक है, वेरी गुड भानु और वीरेंद्र। इसका करेक्ट आंसर सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सेक्शन 21 में दे रखा है पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, चल। नेवी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 4 दिसंबर, 25 दिसंबर, 31 दिसंबर या 1 जनवरी? देखो, नेवी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर। चलो, द शॉर्टर वर्जन ऑफ इंडियाज नेशनल एंथम हैज़ अ प्लेइंग टाइम ऑफ 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 26 सेकेंड। और ये भी बता देना कि बड़ा वर्जन कितने टाइम का होता है। जल्दी जल्दी आंसर करो सब, क्या हो गया? फटाफट सोचो, फटाफट। आज हम कंप्लीट कर देंगे क्योंकि अब लॉ के क्वेश्चन ही रहे, थोड़े जीके के रहे। लेंदी, हाँ ठीक है, लेंदी वर्जन जो है वो 52 सेकेंड का होता है, पर शॉर्टर वर्जन जो है वो हमारा 20 सेकेंड का होता है। ठीक है,
अब इसमें फर्स्ट और लास्ट लाइन होती है, शॉर्टर वर्जन में फर्स्ट एंड लास्ट लाइन्स होती है स्टैंजा की, ठीक है। और इसको भी हम कुछ ओकेजन्स पर बजाते हैं 20 सेकेंड्स को भी, ऐसा नहीं बजाते, वैसे 52 सेकेंड का होता है। द हाईएस्ट एयरफील्ड इन इंडिया इज बंटर, पंतनगर, चुशूल या परपानी। ठीक है, आंसर आंसर करो सारे फटाफट, फटाफट सोचो। क्या हो गया वीरेंद्र, हिमाक्षी, जागृति, आंसर करो फटाफट। और बाकी बाकी लोग भी करो फटाफट आंसर। लेह लद्दाख में है ये, चुशूल। ठीक है, तो चुशूल इज द करेक्ट आंसर। ये हाईएस्ट एयरफील्ड है इंडिया में। अब इनमें से कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है जिसका लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वीवी गिरी? राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे राजेंद्र प्रसाद का रहा है। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट 12 ईयर्स, ओनली प्रेसिडेंट जो कि 2 बार बने हैं। ठीक है, खाली यही एक ऐसे प्रेसिडेंट है जो कि 2 बार बने हैं, और ये कहाँ से थे? बिहार से थे, ये भी याद रख लो। ये हमारे फ्रीडम फाइटर भी थे। और जो जाकिर हुसैन है ये हमारे थर्ड प्रेसिडेंट थे, ये सेकंड है। ठीक है, राधा कृष्ण ये हमारे थर्ड प्रेसिडेंट थे, और ये रहे थे खाली 2 साल के लिए रहे थे, लगभग ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के लिए रहे थे। उनकी डेथ हो गई थी, और ये फर्स्ट हमारे मुस्लिम प्रेसिडेंट भी रहे। ठीक है, और फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस, ऑफिस में रहते रहते मर गए थे। ठीक है, मतलब कि ऑफिस में रहते रहते मरने का मतलब होता है कि जब इनकी टर्म थी उस टाइम ये इनकी डेथ हो गई थी। तो आपका इसमें कि लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी का है, जो कि फर्स्ट भी थे, हमेशा याद रखें। शौर्य चक्र मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज इज अवॉर्डेड फॉर गैलेंट्री अदरवाइज देन इन द फेस ऑफ एनिमी, मोस्ट कंस्पिशियस ब्रेवरी और सम एक्ट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी या नन ऑफ दीज? इट इज गैलेंट्री अदरवाइज देन इन द फेस ऑफ एनिमी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए है। चलो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन इकोनॉमी? डेफिसिट फाइनेंसिंग का इकोनॉमी के ऊपर हमारी क्या इफेक्ट होता है? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिप्रेशन या रिसेशन? डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? जब हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं और हमारी इनकम होती है कम, उससे क्या होएगा? महंगाई बढ़ेगी, कम होएगी, या मार्केट डिप्रेशन। इन्फ्लेशन का होता है महंगाई, डिफ्लेशन होता है कि अपना सस्ती होती है चीज़ें तब, डिप्रेशन होता है कि जब हमारे पास काम धंधा नहीं रह जाता, ठीक है, मार्केट में डिमांड नहीं रह जाती। और रिसीशन भी कुछ जब हमारे पास मतलब कि हमारी ग्रोथ रेट वगैरह गिरने लग जाती है, जैसे रिसीशन कहते हैं। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग जब हमारी होती है इकोनॉमी के ऊपर,
तो महंगाई बढ़ती है हमेशा, इन्फ्लेशन हमेशा राइज करती है। ठीक है, जब हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं और हमारी इनकम कम होती है। चलो, मदर टेरेसा कहाँ पैदा हुई थी? स्विट्ज़रलैंड में, इंडिया में, जर्मनी में, अल्बेनिया। मदर टेरेसा कहाँ पैदा हुई थी और मदर टेरेसा को हम क्यों जानते हैं, मतलब उनने उनको क्यों इतना इंडिया में क्यों पूछते हैं? हाँ, क्या लो ऑर्फन्स, पर जो मदर टेरेसा थी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा है, ऑर्फन्स के लिए भी करा है, पुअर पीपल के लिए करा है। एंड शी वॉज नोबल प्राइज विनर इंडिया की तरफ से। अल्बेनिया इज़ अ राइट आंसर। ठीक है। एडोल्फ who is known as Little Corporal, Adolf Hitler, Napoleon Bonaparte, William E. Gladstone, none of these. ठीक है, वेरी गुड। लिटल कॉर्पोरल हम कहते हैं नेपोलियन बोनापार्टे को। नेपोलियन बोनापार्टे जो थे उनको किस बैटल में डिफीट करा था, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। और उस बैटल का नाम था फेमस बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, तो वाटरलू की बैटल में उनको हरा दिया गया था। और फिर उनको, और वाटरलू जो ये जगह है ये बेल्जियम में हमारे, हारने के बाद उनको सेंट हेलेना भेज दिया था, सेंट हेलेना। और वहाँ पर उनको एज अ प्रिजनर रखा गया था, नेपोलियन बोनापार्टे। चल, एशियन गेम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया वंस, थ्राइस, 5 टाइम्स, ट्वाइस। एशियन गेम्स इंडिया में कितनी बार हुई हैं? देखो, सबसे पहली एशियन गेम्स इंडिया में हुई थी 1951 में, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी इनॉग्रेशन करी थी। और दूसरी एशियन गेम्स हुई थी 1981 में इंडिया में। ठीक है, लेटेस्ट हमारी 2018 में हुई थी जकार्ता में, इंडोनेशिया में, जहाँ कुछ खास ओलंपिक्स में भी और यहाँ भी इतना कुछ खास कर नहीं पाए इंडिया वाले, पर कोई नहीं, करेंगे कभी ना कभी। एशियन गेम्स जो हैं ये हमारे इंडिया में अब तक 2 बार हुई हैं बस। ठीक है, और इनको हम एशियाड भी कहते हैं। हर 4 साल के बाद होती है ये। ठीक है, एथलीट्स के साथ, और ये सारे के सारा एशिया जो होता है उसकी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। और इसको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, भानु राइट आंसर, वेरी गुड, टू टाइम्स। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करती है। तो लास्ट टाइम ये हुई थी जकार्ता, इंडोनेशिया में। एंड वहाँ पर पैलम्बंग एक और जगह है, ठीक है, वहाँ पर हुई थी ये लास्ट टाइम। चलो, रणजी ट्रॉफी एंड आगा खान कप आर एसोसिएटेड विद क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी, बैडमिंटन एंड हॉकी। एग्जामिनर कितना चालाक है, रणजी ट्रॉफी तो देखो सबको पता है, पर आगा खान कप शायद कुछ लोगों को ही पता है। वो वेरी बहुत ज़्यादा चालाक है एग्जामिनर।
रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से या किससे, बैडमिंटन से, क्योंकि पहला क्रिकेट लिखे मैं तीन, पहले तीन ऑप्शंस में आपके। यस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सी इज द करेक्ट आंसर। रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट एंड आगा खान कप इज एसोसिएटेड विद हॉकी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, द टर्म ड्यूस इज कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू गेम्स। ड्यूस कहाँ कहाँ होता है, बास्केटबॉल में, बैडमिंटन में, बैडमिंटन एंड टेनिस में, वॉलीबॉल एंड टेनिस में, या नन ऑफ दीज। बी सी, सोचो। दिमाग से सोचो, दोनों गेम्स, नेचर भी ऐसा है दोनों गेम्स का, वो बिल्कुल ही एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, ड्यूस वाली गेम। उनका नेचर ऐसा है इन गेम्स का कि वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती गेम्स हैं, बैडमिंटन एंड टेनिस। यहाँ पर ड्यूस होता है, ड्यूस के बाद हमें एक पॉइंट, फिर और एक पॉइंट करना होता है, एडवांटेज लेते हैं, फिर उसके बाद एक लास्ट पॉइंट होता है, जो दो दो इकट्ठे करता है वो जाके जीतता है। बैडमिंटन में भी, टेनिस में भी, टेनिस में भी ऐसे होता है, 15, 30, 40, फिर उसके बाद एक आखिरी पॉइंट होता है। और अपना बैडमिंटन में भी हमारे पास जैसे 3 सेट्स होते हैं टोटल, 21-21 के ओलंपिक्स में। तो पहला पेपर हो गया हमारा, अभी हम आगे भी करेंगे और काफ़ी सारे स्टेट्स के सॉल्व करेंगे ऐसे ही। तो ये क्लास तो चलेगी अभी, ठीक है। अगर किसी को ज्वाइन करना हो मेरा पेड बैच, वो आ सकता है, कोई कोचिंग ज्वाइन करनी हो, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कर भी लिया है यहीं से ही, जो इसी में आते थे। अगर किसी और को भी करना हो, ही और शी कैन कॉन्टैक्ट मी, आईपीसी आज स्टार्ट हो रहा है, सीपीसी हो चुका है, बिहार एपीओ, भानु बिहार एपीओ का करवा दूंगा, मेंस का बैच तो चल ही रहा है, ठीक है। बिहार एपीओ की प्रिपरेशन भी करवा सकता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करा सकता हूँ, साथ साथ करवाता रहूँगा, ठीक है। बिहार एपीओ के लिए भी डोंट वरी, मैं उसके पेपर्स रख रखे हैं सारे, वो मैं सही ढंग से सॉल्व करा दूंगा आंसर्स मेंस के, ठीक है। आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।